बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर और रेगुलेशन आपको पता ही है, रेगुलेट करने का प्रोसेस, कंट्रोल करने का प्रोसेस। और ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स के रेफरेंस से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट इन ऑर्गेनिजम्स to cope with environmental stress including temperature extremes। यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स का जो मतलब है, उसका मतलब है कि बहुत ठंडा कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इन टेम्परेचर एक्सट्रीम्स यूज़ करेंगे। थर्मोरेगुलेशन हम प्लांट्स, एनिमल में डिफरेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट्स में देखते हैं कि प्लांट्स की कौन सी अडॉप्टेशन होती है कि जो लो और हाई टेम्परेचर को वो एडजस्ट करती है। सबसे पहले प्लांट्स में हाई टेम्परेचर के लिए क्या मॉडिफिकेशन होती है। हाई टेम्परेचर प्लांट्स के लिए बहुत डेंजरस होता है। वो इस तरह से खतरनाक है कि प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, खास तौर पे जो प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। उनके डी नेचर होने की वजह से प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। लिहाजा ये बहुत हाई टेम्परेचर में प्लांट्स की डेथ भी हो सकती है। प्लांट्स प्लांट्स में हाई टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो है प्लांट्स यूज एवापोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। प्लांट्स में एवापोरेशन ज्यादा होती है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा प्लांट्स में उतनी ही ज्यादा एवापोरेशन होगी, उतने ज्यादा वो पानी के बुखारात बन के उड़ जाएंगे। देखा होगा गर्मियों में अगर गमलों में पानी डाला जाए तो वो कुछ ही घंटों के अंदर सारे का सारा पानी वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और सर्दियों में अगर पानी डाला जाए तो वो सर्दियों में जो गमले के अंदर पानी है वो ज्यादा देर तक रहता है और वो बहुत जल्द एवापोरेट नहीं होता। बहुत ड्राई वेदर के अंदर, हॉट वेदर के अंदर प्लांट्स के लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो अपने आप को बंद भी कर लेते हैं। वो इसलिए बंद करते हैं कि बहुत ज्यादा वेपोरेटिव लॉस ना हो जाए। अगर ज्यादा वेपोरेटिव लॉस हो जाए तो प्लांट्स मुरझा भी सकते हैं। कौन से प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी एबिलिटी रखी है कि वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन ये कुछ प्लांट्स तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के स्ट्रेस को भी सरवाइव कर लेते हैं। Most plants have adapted to survive this heat stress as the plants of temperature regions face the stress of and above temperature. Even 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बहुत से पौधे ऐसे टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर सेल स्पेसिफिक खास प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लांट के जो एंजाइम्स हैं उनको सराउंड करती हैं, उनको कवर कर लेती हैं और प्लांट के एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाती हैं। ये टेम्परेचर को खुद एब्जॉर्ब करती हैं और उनका इफेक्ट एंजाइम्स तक नहीं जाने देती। लिहाजा ये एंजाइम्स की डीनेचरेशन को प्रोटेक्ट करती हैं। These are called as heat shock protein। या यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द हीट शॉक प्रोटीन्स। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, describe the adaptation in plants for high temperature environment। या लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हम डिस्कस करेंगे अडॉप्टेशन इन प्लांट्स इन लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट। इन लो टेम्परेचर का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर हमें पता है
मोर देन 90% वाटर होता है, तो वो वाटर लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जाके वो क्रिस्टल की फॉर्म में जा सकता है। अगर प्लांट्स के अंदर वाटर क्रिस्टल्स मौजूद होंगे तो वो वाटर क्रिस्टल्स भी एंजाइम्स को डीनेचर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो प्लांट्स की मेम्ब्रेन्स हैं, प्लांट्स की मेम्ब्रेन्स को वो डीनेचर कर सकते हैं। और प्लांट्स में इस वाटर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से जो तीसरा इफेक्ट है वो सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट भी इफेक्ट होगी, मेम्ब्रेन्स हार्ड हो जाएंगी, पूरे का पूरा प्लांट का सेल हार्ड हो जाएगा। अब प्लांट्स किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं कोल्ड टेम्परेचर को? प्लांट रेस्पॉन्ड्स टू कोल्ड टेम्परेचर बाय डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स। वो इस तरह से करते हैं कि वो अपने अंदर प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ये खूबी होती है कि ये बहुत जल्द क्रिस्टलाइज नहीं होते, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं आते। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपने देखा होगा कि ये ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं, कुकिंग ऑयल फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी फ्रीज नहीं होते। अगर आप कुकिंग ऑयल को फ्रीजर में भी रख देंगे तो ये बहुत जल्द फ्रीज नहीं होंगे। और यही वजह है कि प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं, और इनकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत कम टेम्परेचर पे प्लांट सेल्स के अंदर वाटर के क्रिस्टल प्रोड्यूस नहीं होते। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी फ्लूइडिटी को भी मेंटेन रखते हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है ये रुक जाती है। इस अडॉप्टेशन को कुछ वक्त दरकार होता है। अगर बहुत रैपिड चिलिंग हो जाए, अचानक से आप पौधे को उठा के फ्रीजर में रख दो या बर्फ में रख दो, तो इससे क्या होगा, इससे पौधे की मौत वाक़ई हो जाएगी, पौधे के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, उनके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे, और अचानक से टेम्परेचर गिरने से पौधे के सेल्स डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह मौसम चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठंडा होना शुरू होता है, तो इस दौरान पौधों को काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो खुद को लो टेम्परेचर के लिहाज से एडजस्ट करें और अपने सेल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की सिंथेसिस को वो बर वक्त स्टार्ट कर दें। और जैसे ही बहुत सर्दी आती है तो उनके सेल्स के अंदर अच्छी खासी मिकदार में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्यूमुलेट हो चुका होता है। ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है, आइस क्रिस्टल बनते हैं, और जो आइस बनती है इससे सेल्स बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं। ये क्रिस्टल्स हैं, ये सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर परफोरेट एंटर हो जाते हैं, ऑर्गेनेलिस के अंदर एंटर हो जाते हैं, ऑर्गेनेलिस रप्चर हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म सारा का सारा डैमेज हो जाता है, और जिससे प्लांट सेल्स की डेथ होती है। वो से पौधे जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, ओक्स, मैपल्स, गुलाब, और इसके अलावा कुछ दूसरे प्लांट्स हैं जो कि अपने अंदर सॉल्यूट्स की कंपोजिशन को भी चेंज करते हैं। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना कम चांस होगा क्रिस्टल बनने का, जिसको हम सुपर साइटोसोल या सुपर कूल साइटोसोल बन जाता है विदाउट आइस फॉर्मेशन। यानी कि बहुत ज़्यादा साल्ट्स को एकमुलेट करते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के वाटर के अंदर जितना साल्ट होगा उतने कम चांसेस होंगे ऐसे प्लांट सेल्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन के। अगर चाहे इनकी सेल वॉल के अंदर क्योंकि साल्ट से डिपॉजिट नहीं होता, इनकी सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के मैकेनिज्म प्लांट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, इनको अपने सेल्स की कंपोजिशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एनिमल्स मूव कर लेते हैं, अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, और अपने टेम्परेचर को अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से वो खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत से एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर उनकी बॉडी हीट पे भी डिपेंड करता है, और उनकी बॉडी हीट का जो टेम्परेचर है वो उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस के अलावा बहुत से एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो
उनके एक्सटर्नल हीट गेन पे भी डिपेंड करता है कि अपने एनवायरनमेंट से वो कितना टेम्परेचर हासिल करते हैं या अपने एनवायरनमेंट में वो कितना टेम्परेचर लॉस करते हैं। लिहाजा दो तरह के प्रोसेस है कि अपने एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर लॉस करते हैं या कितना गेन करते हैं। ये जो टेम्परेचर ट्रांसफर है एनवायरनमेंट के साथ, एनिमल का अपने एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर ट्रांसफर, टेम्परेचर को गेन करना या टेम्परेचर लॉस करना, ये मुख्तलिफ तरीकाकार से होता है। बुनियादी तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये जो ट्रांसफर, जो एक्सचेंज है, ये इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन की मदद से होता है या फिर डायरेक्ट सनलाइट इन ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो फॉल करती हैं, तो उससे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हीट अप होती है, मतलब सनलाइट रेडिएशन। और उसके अलावा ह्यूमन बॉडी ठंडी कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वेपोरेटिव सिस्टम होता है, वेपोरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और बॉडी से वाटर वेपर्स की शक्ल में एवापोरेट होता है और बॉडी के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अडॉप्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। एनिमल्स को लिहाजा क्योंकि बड़ी डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। टेम्परेचर्स एनवायरनमेंट के रेफरेंस से डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट्स हैं। टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज है। वाटर का एनवायरनमेंट है, ड्राई एनवायरनमेंट है, मॉडरेट एनवायरनमेंट है। और टेम्परेचर की रेंज है ये माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेकर मेल्टिंग टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, -10 माइनस इवन कुछ एनवायरनमेंट के अंदर -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता है। आप कह सकते हो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन है, -20 और -50, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये हद हैं। ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एनिमल्स को फेस करना पड़ सकता है। लिहाजा एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन पूछना है किसी ने? यहाँ पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है उनके एनवायरनमेंट के मुख्तलिफ टेम्परेचर के रेफरेंस से। वो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है उनके माहौल के टेम्परेचर के लिहाज से या उनके वाटर के टेम्परेचर के लिहाज से फ्लक्चुएट कर जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसे तमाम एनिमल्स को पाइकिलोथर्म्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से। इसमें तमाम इनवर्टिब्रेट्स, उसके अलावा इसमें तमाम फिश, एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह और रेप्टाइल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें वो तमाम एनिमल्स आ रहे हैं स्वाय मैमल्स के और बर्ड्स के। स्वाय मैमल्स और बर्ड्स के, इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन सब को हम पाइकिलोथर्म्स कहते हैं। यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने एनवायरमेंटल टेम्परेचर के लिहाज से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा है, अगर एनवायरनमेंट गर्म है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी हॉट होगा, इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दूसरी क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी है टेम्परेचर के लिहाज से वो है होम्योथर्म। होम्योथर्म मतलब ये मेंटेन करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर को। बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग की कि जिन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एडजस्ट किया हुआ है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तक रहता है। अगर मजदूर चाहे धूप में काम कर रहा हो या मजदूर चाहे सर्दियों में काम कर रहा हो, आइस के ऊपर काम करे, मजदूर की बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फिक्स रहता है। लिहाजा तमाम मैमल्स का ही यही मैकेनिज्म है। उसके अलावा मोस्टली बर्ड्स का भी यही मैकेनिज्म है। लिहाजा वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो होम्योथर्म्स कहलाते हैं। लिहाजा जब हम स्टडीज के अंदर लिटरेचर में ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, पाइकिलोथर्म और होम्योथर्म, तो बहुत सी डिफिकल्टीज भी आती हैं। ये देखा गया है कि डीप सी फिश जो होती है,
गहरे समुद्रों में पाई जाने वाली फिश, वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और अभी हम कह रहे हैं कि फिश 5 किलोथर्म में है, लेकिन कुछ फिश अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हालांकि उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है। इसी तरह कुछ लिजर्ड्स हैं, वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जबकि लिजर्ड हमें पता है रेप्टाइल है, रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन में लिजर्ड आती है और लिजर्ड अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुत से बर्ड्स और मैमल्स हैं, वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। लिहाजा जब हम लिटरेचर में ऐसे एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक, थोड़ी हद तक कुछ फ्लक्चुएशंस हमें मिलती हैं। लिहाजा इसके बरक्स अब एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबल है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में टेम्परेचर के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 ग्रुप्स ही हैं, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। एंडोथर्म्स इस क्लासिफिकेशन में वो एनिमल्स कहलाते हैं एंडोथर्म जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी बॉडी की हीट खुद से जनरेट करते हैं। हीट प्रोडक्शन उनकी मेटाबॉलिज्म में खुद होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। वो से इंसेक्ट्स भी इसी में आते हैं, फिश आती हैं, बर्ड्स आती हैं, मैमल्स आते हैं, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी बॉडी हीट को पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ एक्टोथर्म ऐसी टाइप है जिसमें मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अगर जो भी इनकी बॉडी में मेटाबॉलिकली हीट पैदा होती है वो इनके एनवायरनमेंट में फौरी तौर पे एक्सचेंज हो जाती है, इनके एनवायरनमेंट में वो रिलीज हो जाती है। लिहाजा ऐसे एनिमल्स को अपने एनवायरनमेंट से बॉडी के लिए हीट गेन करना पड़ती है, सनलाइट से, गर्म रेत से या गर्म मिट्टी से। लिहाजा ये अपनी बॉडी की हीट अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। बहुत सी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इसी कैटेगरी में आती हैं। फिश अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए कुछ समुद्रों के अपर लेवल पे आ जाती है। कुछ इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट्स जो हैं वो सनलाइट को या ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ खुद को एक्सपोज करते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर लॉस कम हो। इसी तरह आपने देखा होगा रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स हैं, कुछ लेजर्स हैं, मगरमच्छ वगैरह, ये सन बास्किंग करते हैं, धूप में लेटते हैं, धूप में बैठते हैं ताकि अपनी बॉडी को हॉट कर सकें, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। एक थर्ड कैटेगरी है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म वो एनिमल्स हैं जो कि काफ़ी हद तक एंडोथर्मिक हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अपनी एंडोथर्मिक हीट को भी ये मेंटेन नहीं कर पाते या उसको कुछ नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं। इसमें कुछ बैट्स आती हैं, चमगादड़ वगैरह, या कुछ ह्यूमिंग बर्ड्स आते हैं, छोटे छोटे परिंदे होते हैं। ये इस तरह की एग्जांपल्स हेट्रोथर्म में आती हैं। ह्यूमन बींग जो है वो एंडोथर्म में फॉल करते हैं, ह्यूमन बींग्स एंडोथर्म में फॉल करते हैं। ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये आपने दोनों क्लासिफिकेशन देनी है, एक पाइक्रोथर्म वाली और एक ये एंडोथर्म होम्योथर्म वाली। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें 5 डेफिनेशंस इंक्लूड होती हैं। अब हम देखेंगे एनिमल्स किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज करती हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। इसमें एक तो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है, बिहेवियर अडॉप्टेशन है कि एनिमल्स अपना बिहेवियर चेंज करते हैं या एनिमल्स की बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती हैं या वो साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली वो अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स में जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं।
क्योंकि एनिमल्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर एनिमल के स्ट्रक्चर्स उसके बॉडी के और उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से ही डेवलप हुए होते हैं। जैसा कि ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें स्वेट ग्लैंड होते हैं, कुत्ते के अंदर लंग्स मॉडिफाई होते हैं, डॉग्स के अंदर लंग्स या उनमें जुबान को पेंटिंग में करने में यूज होते हैं। पेंटिंग का मतलब है मुंह खोल के सांस लेना, जुबान बाहर निकालना, तेजी तेजी से सांस लेना। फिश के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो उनकी स्किन है, डर्मल लेयर है। उनके डर्मस के अंदर फैटी लेयर होती है, फैट्स की लेयर होती है। उसको हम स्पेशल नाम यूज करते हैं, प्लेज या प्लेज। तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है। ब्लैंकेट का काम इस तरह से करती है कि वो ठंडे पानी का असरात बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, ये फैटी लेयर जो होती है फिश के अंदर। लिहाजा ये यहाँ से ये बात कंक्लूड हो रही है कि तमाम एनिमल्स के अंदर उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। सेकंड कैटेगरी है बिहेवियर अडॉप्टेशन, बिहेवियरल अडॉप्टेशन। इसके अंदर एनिमल का बिहेवियर आता है कि एनिमल का बिहेवियर है कि एनिमल्स मूव करते हैं, या तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं, जमीन के अंदर छुप जाते हैं, या गुलैरियां हैं वो जहाँ पे शेडोज ट्री हो गए दरख्तों पे चढ़ जाती हैं, सायेदार जगहों पे छुपती हैं। छिपकलियाँ इसी तरह हीट लिजर्ड्स हैं वो सन बास्क करती हैं, धूप सेकती हैं ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर पूरा हो सके। लिहाजा एनिमल अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट की में तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे वो ज़्यादा फिजिबल महसूस करते हैं। जहाँ पे वो ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा इजी फील करेंगे वो खुद को वहाँ पे ले जाएंगे। बेटा अब लेक्चर खत्म हो गया है अहमद। 47 रोल नंबर आया है और हम 47 नंबर स्लाइड पे मौजूद है। तो आपने पढ़ाना अभी शुरू किया तो पढ़ाना शुरू 47 नंबर स्लाइड पे हैं हम और लेक्चर तो खत्म होने वाला है। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और मैं पहले 20 मिनट जूम के अंदर ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब तो यूट्यूब तब से आपने देख लेना वीडियो। और ये जो है मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ आज का लेक्चर यहीं पर।